हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड? चलिए ऑसम। सो चैंपियंस, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं अपने चैप्टर में अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किन किन फैक्टर्स पे वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, कहाँ से आता है वो रेजिस्टेंस, और कैसे हमने कुछ ग्राफ्स को प्लॉट किया था, वो भी आप समझ चुके हैं। अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी है तो प्लीज़ इस वीडियो पे जाके फिर से उसको रिविजिट कीजिए। आगे चलते हैं हम आज की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में। हमने ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर समझ लिया है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स भी देख लिए, बट सेल्स को भी हम ग्रुप कर सकते हैं। अब ग्रुप क्यों करना है वो आप अच्छे से जानते हैं। आपने कई बार नोटिस करा होगा कि आपकी जो टेलीविजन का रिमोट है वो ऑपरेट करते हैं एक सेल से या दो सेल से मैक्सिमम। और जो टॉयज होते हैं या ड्रोन्स होते हैं, आपने अगर कभी ऑपरेट करा हो तो देखा होगा उसमें बैटरी का यूज़ किया जाता है या मल्टीपल सेल्स का यूज़ किया जाता है। क्योंकि एक सेल सफिशिएंट नहीं है पावर प्रोवाइड करने के लिए, नेसेसरी करंट प्रोवाइड करने के लिए। तो आज की क्लास में हम यही बात करेंगे कि सेल्स को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन भी देखेंगे। जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो नेट ईएमएफ कितना मिलेगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फाइनली हम ये भी बात करेंगे कि हमें सेल्स के कॉम्बिनेशन को सीरीज कब लेना चाहिए और पैरेलल कब लेना चाहिए। तो माय सेल्फ निखिल छाबड़ा, मैं आपका फिर से वेलकम करूं आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स, जो सिखाता है आपको कुछ एक्स्ट्रा करना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक फॉर द डे इज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ग्रुपिंग क्यों रिक्वायर्ड है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। बिकॉज हमारे पास जो पावर मिल रही है या जो करंट मिल रहा है एक सिंगल सेल से, वो सफिशिएंट नहीं है हमारे सर्किट को ड्राइव करने के लिए। तो डेफिनेटली विल लुक फॉरवर्ड टू ग्रुपिंग, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज ग्रुपिंग हो सकती है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल से। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। तो बिल्कुल रेजिस्टर्स की तरह ही अगर सेल्स को भी हम एंड टू एंड कनेक्ट कर दें तो उनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, कुछ इस टाइप से। लेट अस से फर्स्ट सेल जिसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 कनेक्टेड टू द सेकंड सेल जिसका ईएमएफ है E2। ऐसे आप आगे लेके जा सकते हैं, बट हम डेरिवेशन पर्पस के लिए फिलहाल दो सेल्स का यूज कर रहे हैं। आगे जाके हम इसी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर देंगे फॉर मल्टीपल सेल्स। तो इसको ले सकते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, EMF E1, EMF E2। आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल ए या फर्स्ट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल सेकंड। ऐसे अगर आगे भी कॉम्बिनेशन बनाना होता तो हम इस नेगेटिव को थर्ड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, सो ऑन। फिलहाल अभी हम दो को रख रहे हैं तो इसको हटा देते हैं। ऑफ कोर्स ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सेम करंट फ्लो करना चाहिए, आई आई एंड आई। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। लेट अस से ये एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं बी, ये एक पॉइंट मान लेते हैं सी। अब इस कॉम्बिनेशन को हम कंबाइन करके एक इक्विवेलेंट ईएमएफ और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो लेट अस से ये कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट टू कुछ एक बड़ा सा सेल जिसका ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट और इसका एक अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि इन दोनों सेल्स को कंबाइन करने के बाद आया होगा। हम लिख लेते हैं आर इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट जो सेल है हमारा कहाँ पर कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। तो ये चीज और ये चीज बिल्कुल बराबर है। हमारा टारगेट है, हमारा एम है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ हम कैसे एक्सप्रेस कर पाए मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ E1 E2, एंड सिमिलरली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम कैसे एक्सप्रेस कर पाए इन टर्म्स ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 ऑफ द टू इंडिविजुअल सेल्स रिस्पेक्टिवली। तो इनकी टर्म्स में हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन को देख के हमारे मन में या हमारे माइंड में एक ही बात आती है, करंट सेम चलेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम बात करें लेट अस से VA, VB और VC की। VA क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए। सिमिलरली VB क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी। VC क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट सी रिस्पेक्टिवली।
ए और बी पॉइंट के बीच में अगर ध्यान से देखें तो हमारा सेल E1 लगा हुआ है, सेल जिसका ईएमएफ E1 है। ऐसे बी और सी के बीच में देखें तो एक सेल लगा हुआ है जिसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी विच इज VA माइनस VB इज इक्वल टू EMF E1 माइनस I इंटू R1। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड C VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस I इंटू R2। आप इसको ले सकते हैं इक्वेशन से 1, इसको मान सकते हैं इक्वेशन 2, और अगर हम इसी इक्विवेलेंट ईएमएफ वाले सेल के लिए बात करें तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VC इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसमें भी करंट कितना जा रहा होगा, I जा रहा होगा, तभी ये इसका इक्विवेलेंट बन सकता है अगर करंट सेम कैरी करेगा तो। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ये कहीं ना कहीं इक्वेशन 1 एंड 2 में छुपी हुई है इन द सेंस आपके सामने वैसे छुपेगी तो क्या, आपको बेसिकली इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके इस फॉर्मेट तक पहुंचना है। तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं तो VB इज गोइंग टू गेट कैंसल आउट, VA माइनस VC बचेगा और आपके पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। बेसिकली मैंने क्या करा, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा E1, मैं EMF को एक साथ ले लेता हूँ तो E1 प्लस E2 एंड माइनस I कॉमन ले लेता हूँ R1 प्लस R2, ऐसा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड करने के बाद। तो दिस VB इज गोइंग टू गेट कैंसल आउट, सो VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I टाइम्स R1 प्लस R2। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमें अब सिर्फ कंपैरिजन करना है अपनी इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 का रिजल्ट हमारे सामने है। आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा दैट E1 प्लस E2 इसके साथ मैच कर रहा है, I है वहाँ पर, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है R1 प्लस R2 से मैच कर रहा है बिकॉज दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल इक्वल है। सो हम सिंपली कह सकते हैं दैट इक्विवेलेंट EMF is equals to E1 plus E2 and equivalent resistance R equivalent is equals to R1 plus R2. So this is the result which we have obtained for a series combination of two cells. तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो भी उनका EMF है उनको ऐड कर दीजिए। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सेल्स एक ही तरीके से कनेक्टेड हैं तो, एंड सिमिलरली उनका अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो भी आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इस रिजल्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हैं। लेट अस से हमारे पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, या हम कहते हैं कि हमारे पास n सेल्स है, तो जो इक्विवेलेंट EMF आता वो आता सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 प्लस EN, एंड सिमिलरली इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता वो आता आपके पास R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस RN। तो ये सिंपली हमारा एक n सेल्स की सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो जाता है। अच्छा, अगर हमारे पास ये भी एक सिनेरियो बन सकता है, हमने सेल लगाया EMF E1 का, सेल लगाया EMF E2 का, बट जो तीसरा सेल है उसको अपोजिट लगा दिया। आप देख सकते हैं E1 वाला सेल, E2 सेल, E3, E4 सब एक ही जैसे कनेक्टेड हैं, बट ये आपको दिख रहा होगा कुछ अलग तरीके से कनेक्ट करा हुआ है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इस सिनेरियो में बिटवीन पॉइंट से A एंड B। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट EMF आने वाला है इस सिनेरियो में, जहाँ पे आपने एक सेल उल्टा लगा रखा है, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस E3। वाई? बिकॉज ये जो सेल होगा ये अपना करंट इस डायरेक्शन में रिलीज करने वाला है विच इज अपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द करंट। सो E1 प्लस E2 माइनस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। आगे भी आप लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो सेल्स कैसे कनेक्टेड हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो सिंपली एड अप ही होने वाला है। सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन। तो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू गेट सिंपली एडेड अप
irrespective of the direction in which the cell has been placed, but EMF पे फर्क पड़ जाएगा, आप उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव या नेगेटिव साइन असाइन करेंगे। तो दिस इज द सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसमें हमें दिखा कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स को लगाते हैं तो हमारे पास एक ज़्यादा ईएमएफ मिलेगा, बट एट द सेम टाइम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अब ध्यान से यूज़ करेंगे कहाँ पे सीरीज कहाँ पे पैरेलल हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल बात करते हैं आगे चल के अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिलहाल मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ पे दो सेल ले रहे हैं ऑफ टू सेल्स। एक का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। बट हम ये अच्छे से समझते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि जो दो सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल होंगे वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरीके से, और जो नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे तो वो भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगे कुछ इस तरीके से। आमने सामने नहीं आ रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सेल फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1 एंड सेल सेकंड का हम यहाँ पे बना लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R2। ये लिख लेते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, EMF2, EMF1। सेल ने करंट रिलीज करा I1, इस सेल ने करंट रिलीज करा I2, दोनों करंट्स एक पॉइंट पर पहुंचे। इस पॉइंट को बाय द वे हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं, सिमिलरली इस पॉइंट को भी हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। मैं एक बार पिंक से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। सो दीज आर द टू जंक्शन पॉइंट्स, ये कनेक्टेड हैं अक्रॉस से किसी लोड रेजिस्टेंस R से। ये दिखाने की जरूरत नहीं है, बट हम डेफिनेटली सेल का यूज तो फिर किसी रेजिस्टेंस को ड्राइव करने के लिए ही करेंगे, तो आप दिखा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको मान लेते हैं से पॉइंट A, इसको मानते हैं B, इसको एक काम करते हैं, इसको B1 मान लेते हैं कुछ इस तरीके से। ज़्यादा सारे पॉइंट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, B1 B2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं पॉइंट C। दिस इज पॉइंट C, B2 B1 पॉइंट A। अब इसी पूरे सर्किट को हम इक्विवेलेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल सेल से, जिसका ईएमएफ होगा E equivalent connected between the 2 points, let us say point A and point C, और इसका खुद का रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट वो होगा R इक्विवेलेंट। ओके, तो अभी क्या करना है, अभी हमें बात करनी है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। साफ साफ दिख रहा है ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी नो वेरी वेल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप पोटेंशियल ड्रॉप के नाम से भी जानते हैं, V इज द सेम। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज में। एंड सेकंड हम जानते हैं करंट गेट्स डिवाइडेड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि I1 और I2 करंट दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, I, यानी कि ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प आउट करेगा, आगे चल के बात कर लेंगे। सो बात करते हैं, से V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स B1 एंड B2, यानी कि VB1 माइनस VB2, ये दोनों सेल्स के लिए बराबर होगा। तो मैं फर्स्ट सेल के लिए लिख सकता हूँ, फॉर द फर्स्ट सेल जिसका EMF E1 है, आई कैन राइट दैट V इज इक्वल्स टू E1 minus I1 into R1, and for the second cell I can write V is equals to E2 minus I2 into R2। तो ये दो इक्वेशंस मेरे पास आ जाती हैं, इन दोनों का मुझे यूज़ करना है और अल्टीमेटली इनको पुट करना पड़ेगा इस वाली इक्वेशन में। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को जो कि हम से फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, फ्रेम करते हैं I1 की टर्म्स में, इसको फ्रेम करते हैं I2 की टर्म्स में। तो इक्वेशन हमारी कुछ इस टाइप से दिखेगी। एक बार नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने लिखा दैट V इज इक्वल्स टू E1 माइनस I1 इंटू R1। सो आई कैन से I1 इज इक्वल्स टू E1
माइनस वी डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली I2 को लिखा जा सकता है E2 माइनस वी डिवाइडेड बाय R2। करंट हमारा I1 और I2 दोनों मिलके ही I प्रोवाइड करते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा E1 बाय R1 माइनस वी बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस वी बाय R2 इज इक्वल्स टू टोटल करंट I। तो वोल्टेज वाली चीज़ों को साथ साथ करें तो ऐसा लिख सकते हैं दैट E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस वी कॉमन लिया जा सकता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इज इक्वल्स टू I। ओके, यहाँ तक हम पहुँच जाते हैं। अब क्या किया जाए, अब ज़रा देखते हैं अगर इक्विवेलेंट सेल लगा रखा होता हमने इक्विवेलेंट ईएमएफ वाला, तो वो कैसे बिहेव करता है बिटवीन द पॉइंट्स B1 एंड B2। बिटवीन द पॉइंट्स B1 B2 या AC आप कह सकते हैं, बिकॉज B2 C से कनेक्टेड है, B1 A से कनेक्टेड है, तो AC भी लिख सकते हैं, B1 B2 भी लिख सकते हैं, वन इन द सेम थिंग। तो अगर ये वाला सेल हमारे पास पिक्चर में होता तो हम कैसा लिखते, हम लिखते दैट V is equals to E equivalent minus I into R equivalent। और यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमें दिख रहा है, तो एक काम किया जाए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दैट V नहीं, थोड़ा सा इसको रीफ्रेम करते हैं इस इक्वेशन को। हम एक काम करते हैं, इसको पहले हटाते हैं, इसी इक्वेशन को रीफ्रेम करते हैं, फिर कंपैरिजन शुरू करेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस V R1 प्लस R2 इंटू R1 R2 इज इक्वल्स टू I। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर हम करंट I को इधर ले आते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस ऑफ I इज इक्वल्स टू V R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 होल मल्टीप्लाइड बाय, ये इधर आ जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू V। तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट होने को तैयार है। तो यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करते हैं। सो E1 R2 प्लस E2 R1 होल डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे आ गया, माइनस ऑफ I, इसको 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू V। तो ये इक्वेशन हमारे पास है। अब हम कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास V इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 लिखा जा सकता है। बेसिकली मैंने इसी इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर दिया है, एंड यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं दैट E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 बाय R2। ये आपके सामने एक्सप्रेशन है दो सेल्स के लिए। अगर इसी एक्सप्रेशन को हमें एक्सटेंड करना हो मल्टीपल सेल्स के लिए, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ कह सकते हैं, फॉर मल्टीपल सेल्स या फॉर n सेल्स वी कैन से कि जो R इक्विवेलेंट होगा पैरेलल के अंदर दैट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 डॉट 1 बाई Rn। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा,
and similarly E equivalent upon R equivalent is equals to E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3 En by R। तो इतना देख के हमें समझ में आता है कि किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स के टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम होने वाला है। तो शायद ये कुछ कंसेप्ट यूज होगा, तो इसमें देखेंगे आगे की तरफ। बात करते हैं अब ज़रा कंडीशंस, कब आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, या आपको कब सीरीज कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए, कब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए चलते हैं एक बार आगे। तो अब जरा बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ऑफ कोर्स पैरेलल के लिए भी देखेंगे, बट पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। सो कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। हमारे पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा सेल्स का, आइडेंटिकल सेल्स है हमारे पास। तो एक बार देख लेते हैं। लेट अस से फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड सो टिल n सेल्स। ये हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं। हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, R एंड अगेन स्मॉल r। सो ये भी सब बराबर है क्योंकि हमने आइडेंटिकल सेल्स का यूज़ करा है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, द लोड रेजिस्टेंस विच इज कैपिटल R। तो हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली करंट कुछ यहाँ से निकलेगा, इधर जाएगा, वापस चला जाएगा। सो हम जानते हैं करंट I इज इक्वल टू सिंपली टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल सा लॉजिक। सो टोटल EMF अगर हम E लेते हैं, दिस विल बी इक्वल टू सिंपली E प्लस E एंड दैट टू n टाइम्स, बिकॉज हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा कि किसी भी सीरीज कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्टली सबके EMF को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे सारे EMF बराबर हैं, तो टोटल EMF E इक्विवेलेंट इज सिंपली इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E। सिमिलरली बात कर लेते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। सो व्हाट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, से R इक्विवेलेंट कहते हैं, तो दिस इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R एंड दैट टू अगेन n टाइम्स, बिकॉज n सेल्स हैं तो रेजिस्टेंस भी n टाइम्स आपका ऐड अप हो जाएगा। सो R इक्विवेलेंट इज सिंपली इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल r। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये तो सिर्फ हमने रेजिस्टेंस निकाला है सेल्स का। सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज सिंपली इक्वल्स टू लोड रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द सेल्स। अब वापस आ जाते हैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन में। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, कि जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल EMF दैट इज n टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय R प्लस NR विच इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब ये फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अभी इस फॉर्मूला की हेल्प से हम देख सकते हैं कि करंट हमें कब मैक्सिमम मिलने वाला है। एक बार उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने देखा कि करंट I जो आया है दिस इज सिंपली इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय R प्लस NR। तो अगर हमारा रेजिस्टेंस R काफ़ी बड़ा हो जाता है, द कंबाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो मैं करंट I को लिख सकता हूँ दिस इज सिंपली इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E बाय R, बिकॉज NR विल बिकम नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू कैपिटल R and the current I will be simply n times the current obtained from a single cell। हाँ लिख लेते हैं n times the current obtained from a single cell। सिंगल सेल जो करंट प्रोवाइड कर सकता था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R को,
उसका n टाइम्स करंट आपको मिलेगा अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू दी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसका रिवर्स केस लेते हैं, अगर R इज़ वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू NR, हमारे पास करंट I आ जाएगा N इंटू E अपॉन N इंटू स्मॉल r. This N gets cancelled, so I is simply equals to E by R, which is the current output from a single cell. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको करंट कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक सेल से जितना करंट मिल सकता था उतना ही मिल रहा है अगर आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ ऐसा चूज करा है जिसकी वैल्यू बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पर हमने देखा कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन, वेरी वेरी ग्रेटर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमें करंट मिलता है n टाइम्स। तो वी विल प्रेफर अ सीरीज सर्किट इन दिस सिनेरियो। इसका मतलब जब आपका टोटल रेजिस्टेंस सारे सेल्स का मिला के छोटा पड़ जाता है, कम रह जाता है एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कीजिए। अदरवाइज आप सही समझ रहे हैं, पैरेलल यूज करना पड़ेगा, बट हम उसको एक बार डिराइव करके भी देखेंगे। तो आइए चलते आगे, बात करते हैं किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सो ग्रुपिंग हम पढ़ चुके, बात करें कंडीशन for obtaining maximum current from a parallel grouping या combination of identical cells की बात करते हैं। सो लेट अस से एक सेल जिसका EMF E1 नहीं E लेंगे, आइडेंटिकल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे करते करते काफ़ी सारे सेल्स है। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो लेट अस से हमारे पास सारे EMF E के M cells है connected in parallel. So there are M cells which are connected in parallel to a external load resistance capital R. इसको ऐसे बना लेते हैं, connected to a external load resistance capital R. हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r एंड स्मॉल r। तो लॉजिक बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा क्या, कि जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। करंट I इज इक्वल्स टू टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब हम जानते हैं किसी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट का, दिस इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड दैट टू M टाइम्स, बिकॉज हमारे पास M टोटल यहाँ पर सेल्स यूज हुए हैं। सो 1/R इक्विवेलेंट इज सिंपली इक्वल्स टू M/R, तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाता है R/M। सो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल आ चुका है सारे सेल्स का। अच्छा, बाय द वे सिंपली सोचा जाए, सारे सेल्स आइडेंटिकल हैं, सब के सब पैरेलल में लगे हैं, तो आपको जो नेट EMF मिलेगा वो किसके इक्वल होगा, वो सिंगल EMF E के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल्स टू E। अगर आपको निकालना तो निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे आया। तो एक बार उसके लिए हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, दैट इक्विवेलेंट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इस केस में E/R प्लस E/R प्लस E/R एंड दैट टू M टाइम्स, बिकॉज M सेल्स हमने यूज करे। तो इक्विवेलेंट EMF अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू ME/R लिख सकते हैं। सो इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट टाइम्स
m बाय r मल्टीप्लाइड बाय EMF। सो इक्विवेलेंट EMF अभी हमने R इक्विवेलेंट निकाला, ध्यान से एक बार वापस देखते हैं कितना आया था हमारे पास R बाई एम। तो इसका यहाँ पर यूज कर लेते हैं, R बाई एम मल्टीप्लाइड बाय M बाई R मल्टीप्लाइड बाय E। तो आप देख सकते हैं अगेन इक्विवेलेंट EMF इन केस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, जहाँ पे आइडेंटिकल सेल्स है आपके पास, तो आप किसी भी सेल का EMF ले सकते हैं, दैट विल बिकम्स द इक्विवेलेंट EMF ऑफ द एंटायर कॉम्बिनेशन। खैर हमें तो करंट निकालना था, सो करंट I यहाँ पर कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट EMF E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R बाय M। R बाय M आया था ना, यस R बाय M। टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का कितना हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस प्लस रियल रेजिस्टेंस। अगर अब हम यहाँ पर बात करते हैं इफ, या इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ दैट करंट I इज इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाय R इंटू M प्लस R। सो इफ MR इज लेस देन R, हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो सब मिला के भी इंटरनल रेजिस्टेंस से छोटा हो जाता है, तो I आपके पास सिंपली कितना आ जाएगा, M टाइम्स ऑफ E बाय R विच इज M टाइम्स द करंट obtained from a single cell। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटा हो जाए एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तब आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहिए। तो यहाँ पर दिख रहा है। सेकेंडली अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर से देख सकते हैं, अगर हमारा MR इज ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस R, तो करंट क्या आएगा, सिंपली आ जाएगा वो E बाय R, दैट इज द करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जब करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल है वो तो मैक्सिमम नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली वी विल प्रेफर दिस कि हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। उस पर्टिकुलर केस में वी आर गोइंग टू यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स। ठीक है जी, इजी चैंपियंस आपके लिए इजी होना चाहिए। फर्स्ट टाइम में इजी नहीं होता है, आई नो, ये सबको पता है, बट प्रैक्टिस मेक्स यू चैंपियन, राइट। तो ऑफ कोर्स इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो देखने के बाद वापस रिकॉल करेंगे, चीज़ों को खुद डिराइव करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाँ कैसे इसमें प्रोसीड करना है। तो चलते हैं आगे एंड फाइनली हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, एक मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के लिए। सो कंडीशन, एंड ये इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग maximum current from a mixed combination। मिक्स कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना, मिक्स कॉम्बिनेशन वुड बी कि कुछ सेल सीरीज में होंगे और वैसे ही कुछ रोज होंगी जो पैरेलल में लगी होंगी। सो मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, एक डायग्राम बनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। सो लेट अस से हमारे पास कुछ सेल्स हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, ये कितने हैं, N सेल्स हैं। ऐसे ही अब हम लेते हैं M रोज, इनको कनेक्ट कर देते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर इधर इधर। सो दिस इज यू कैन सी N सेल्स एक रो में और ऐसे की M रोज, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस वही है स्मॉल r। अब मैं यहाँ पे सब कुछ बना के नहीं दिखा रहा हूँ हर एक सेल का, आप इसको इजीली समझ चुके होंगे। यू कैन मेक दिस इंटरनल रेजिस्टेंस R कॉमन फॉर ईच ऑफ द सेल। तो हमने पहले बोला भी है सेल्स कैसे हमारे आइडेंटिकल, करेक्ट। चलिए तो आगे चलते हैं, ऑफ कोर्स इसको नहीं बोलना,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हमें यूज़ करना है, बिकॉज हम इसी के लिए सब जद्दोजहद कर रहे हैं, सेल्स को लगा रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं सीरीज में, पैरेलल में या मिक्स में। तो लॉजिक फिर से वही कि जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, राइट। तो टोटल ईएमएफ हर एक रो का ईएमएफ, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं एक बार, ई एम। अच्छा, सेल्स टोटल कितने हैं? n सेल्स m रोज, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर m इंटू n। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर m, जितनी रोज, और हर एक रो में जितने सेल n, तो m इंटू n। सो ईएमएफ ऑफ ईच रो, हर एक रो का ईएमएफ कितना आएगा? सीरीज में सेल लगे हुए सेल, तो ईएमएफ वुड बी सिंपली m टाइम्स ऑफ e। ऐसे ही रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो, ये कितना आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ r। अगर हम निकालते हैं टोटल ईएमएफ, फिर से वही लॉजिक जो अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज करा पैरेलल में, अगर हर एक रो का ईएमएफ NE है तो पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना होगा? वो भी NE होगा। तो टोटल ईएमएफ इज सिंपली इक्वल्स टू N इंटू E। बात करते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, थोड़ी ये काफ़ी कम पड़ रही है, नेक्स्ट पेज पे लेकर चलते हैं इसको। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस को एक बार देखते हैं। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/, हर एक रो का रेजिस्टेंस था NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR, ऐसे करते करते M रोज है हमारे पास। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ से? M अपॉन N इंटू R। तो R इक्विवेलेंट इज सिंपली इक्वल्स टू NR डिवाइडेड बाय M। टोटल रेजिस्टेंस, इसमें हमें लोड रेजिस्टेंस को भी ऐड अप करना पड़ेगा। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी सिंपली R प्लस NR डिवाइडेड बाय M। अब हमें चाहिए करंट, तो करंट I इज सिंपली इक्वल्स टू टोटल EMF दैट इज इक्वल्स टू N इंटू E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस NR बाय M। सॉल्व किया जाए तो M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाय MR प्लस N इंटू R। अब फिर से हमें चाहिए करंट मैक्सिमम। अच्छा, कोई भी ये एक फ्रैक्शन आपको दिख रहा है, तो फ्रैक्शन मैक्सिमम कब जो होगी? जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाए। दिस शुड बी मिनिमम। इसको अगर आप मिनिमम कर देंगे तो करंट अपने आप ही मैक्सिमम होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं? MR प्लस NR को शुड बी मिनिमाइज्ड। इसको हम किसी तरीके से अगर कम कर सकते हैं, बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कब ये कम हो सकता है, दैट विल गिव अस द रिजल्ट। तो MR प्लस NR को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, MR प्लस NR इज रूट में MR स्क्वायर प्लस रूट में N नॉट कैपिटल R स्मॉल r स्क्वायर -2 परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की जा रही है इंटू MR रूट में NR प्लस ट्वाइस ऑफ रूट MR रूट NR। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ से लेते हैं। इस एक्सप्रेशन की बात चल रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में MR माइनस रूट में NR होल स्क्वायर और प्लस, यहाँ पे नहीं आएगा तो एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे ही लेके जाते हैं। यहाँ तक छोड़ते हैं इसको, फिर यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसको यहाँ से हटाते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे एक बार चलते हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं रूट में M इंटू R
माइनस रूट में n इंटू स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस रूट में एम आर रूट में एन आर। अच्छा, अब आप इस चीज़ को मिनिमाइज तो नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन में है, एम और एन नेगेटिव नहीं हो सकता, इनफैक्ट एन स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर भी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो ये चीज़ तो छोटी होने से रही, ये तो मल्टीप्लाई हो गई, कुछ ना कुछ बड़ा आएगा। आप इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं। अगर इस चीज़ को छोटा कर दें, अब किसी भी चीज़ का स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0। तो यानी कि हम कह सकते हैं रूट में m इंटू आर माइनस रूट में n इंटू आर होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। So this thing becomes root में mr is equals to root में n into r, squaring both sides, so आपके पास आ जाएगा r should be equals to nr by m। तो अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ इस रिलेशनशिप को फॉलो करता है तो हमारे पास करंट हो जाएगा मैक्सिमम। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा पीछे जाए, देखो ये हमने पहले भी ढूंढा था, निकाला था कि क्या चीज़ हो सकती है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन आर बाई एम। तो इसी का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल R इज इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि एन आर बाई एम, ये कंडीशन है करंट को मैक्सिमाइज करने की। अगर काफ़ी दूर नहीं चले गए आप ये रेजिस्टेंस काफ़ी दूर चला गया इससे, तो एक काम करते हैं, इसको ठीक से लिख लेते हैं, चीज़ वही रहेगी बस थोड़ा सा, R इज इक्वल टू एन आर बाई एम। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम, तो आप यूज़ करेंगे मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अदरवाइज फिर आपके पास सीरीज भी है, पैरेलल भी है, आपके पास माइंड भी है तो जो आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, जो आपको कंडीशन सही मिलती है उसके अकॉर्डिंगली आप कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कंसेप्ट अबाउट द ग्रुपिंग ऑफ द सेल्स, जिसमें हमने देखा कि ग्रुपिंग में कैसे ईएमएफ पे फर्क पड़ता है, कैसे इंटरनल रेजिस्टेंस से फर्क पड़ता है, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग देखा, मिक्स कॉम्बिनेशन भी देखा हमने, कब किसको यूज़ करना चाहिए वो हम अच्छे से समझ चुके हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू प्लीज़ इसको रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, खुद से डिराइव करके देखिएगा, बिकॉज इनका हम यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में काफ़ी अच्छी तरीके से। तो तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।